नमस्कार, खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील। वोटरों को वोट देने के लिए किया प्रेरित। राहुल गांधी के बयान से मचा बवाल। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने की कड़ी निंदा। कहा, राजा महाराजाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा। कार्यकर्ताओं से किया संवाद। कारीलाल नमनोमा के समर्थन में वोट की अपील। जयपुर में आयोजित पीडब्ल्यूसी की बैठक संपन्न। 50 करोड़ रुपए किए स्वीकृत। जयपुर के विकास को मिलेगी गति। जयपुर में कुसुम योजना के तहत नए सोलर प्लांट स्थापित। 3 और नए सोलर प्लांट स्थापित। कृषि उपभोक्ताओं को सुलभ हुई दिन में बिजली। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को दौसा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांगे। जगमोहन मीणा के समर्थन में पार्टी के महिला मोर्चा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। उपस्थित महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता आने वाले 13 तारीख को घर घर से वोटर्स को प्रेरित कर बूथ तक पहुंचाने के लिए कमर कस चुके हैं और अब ये मातृशक्ति की जिम्मेदारी है कि घर का कोई भी व्यक्ति वोट देने से बाकी ना रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। राजस्थान को भी एक विकसित प्रदेश बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आने वाले दिसंबर महीने में राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान 15 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे, जिससे राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी गुरुवार को दौसा पहुंची। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा के समर्थन में वोट की अपील की। आपको बता दें कि दौसा में महिला मोर्चा की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शिरकत करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने बीजेपी के कार्यकर्ता आने वाले 13 तारीख को घर घर से वोटरों को प्रेरित कर बूथ तक पहुंचाने के लिए कमर कस चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिसंबर महीने में राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान 15 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे और इससे राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन के दौरान आयोजित साधारण सभा में राजस्थान विधानसभा में किए जा रहे नवाचारों की जानकारी दी। इस दौरान राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में जन दर्शन, सर्वदलीय बैठक, भारतीय वर्ष के अनुसार वार्षिक कैलेंडर का प्रकाशन कर ऐतिहासिक नवाचार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नई गति, नई दिशा और नवाचारों के साथ राजस्थान विधानसभा सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनने की ओर अग्रसर है। इसके साथ ही देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा के द्वार आमजन के लिए खोल दिए गए हैं। विधानसभा में राजनीतिक आख्यान संग्रहालय का आमजन, विद्यार्थी और शोधार्थी अवलोकन कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन आमजन की संख्या संग्रहालय को देखने के लिए बढ़ती जा रही है। राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और राजनीतिक इतिहास की देश और विदेशों में पहचान बन रही है। जन दर्शन से राजस्थान विधानसभा की अनूठी इमारत को पर्यटकों को निकटता से निहारने का मौका मिल रहा है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने साधारण सभा में राजस्थान विधानसभा में किए जा रहे नवाचारों को लेकर जानकारी साझा की। इस दौरान राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में जन दर्शन, सर्वदलीय बैठक, भारतीय वर्ष के अनुसार वार्षिक कैलेंडर का प्रकाशन कर ऐतिहासिक नवाचार किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नई गति, नई दिशा और नवाचारों के साथ राजस्थान विधानसभा श्रेष्ठ विधानसभा बनने की ओर अग्रसर है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और राजनीतिक इतिहास को देश और विदेशों में पहचान बना रही है। जन दर्शन से राजस्थान विधानसभा की अनूठी इमारत को पर्यटकों को निकटता से निहारने का मौका मिल रहा है।
बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने राहुल गांधी के बयान को घटिया, अपमानजनक और मूर्खतापूर्ण बताते हुए कहा कि राहुल गांधी को देश के संपूर्ण क्षत्रिय समाज से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने इस तरह का बयान देकर देश के मान सम्मान और गौरव के प्रतीक राजा महाराजाओं का अपमान किया है। राजस्थान की सभ्यता, राजस्थान की अस्मिता और राजस्थान की संस्कृति के लिए किसी भी राष्ट्रीय नेता के द्वारा इतना अपमानजनक आचरण और अपमानजनक टिप्पणी कतई स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज का यह अपमान राजस्थान बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा जारी आलेख में कहा गया कि देश के राजपूत समाज, राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों की दलाली की, गुलामी की, यह पूर्णतः मूर्खतापूर्ण बयान है। जिस भारत की संस्कृति और सभ्यता की बात आज हम कर रहे हैं, उसको बनाए रखने में, उसका संरक्षण और संवर्धन करने में इन्हीं राजपूत राजा महाराजाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज जिस अखंड भारत को हम देख रहे हैं, उस भारत को अखंड बनाए रखने में समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। जयपुर में बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास ने राहुल गांधी के बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को अपमानजनक और मूर्खतापूर्ण बताया है। इसके साथ ही उन्होंने संपूर्ण क्षत्रिय समाज से माफी मांगने की बात कही है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान देकर देश के सम्मान और गौरव के प्रतीक राजा महाराजाओं का अपमान किया है, जो देश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और राहुल गांधी को अपने इस बयान के लिए क्षत्रिय समाज से माफी मांगनी होगी। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने इस बयान को मूर्खतापूर्ण भी करार दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गुरुवार को 84 विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कारीलाल ननोमा के समर्थन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के साथ जनसभा को संबोधित भी किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि आज एक और देश में भ्रष्टाचार, घोटाले करने वाली राजनीतिक पार्टी है, जिसके नेता जनता के पैसे से घर भरने का काम करते हैं और कहते हैं कि जनता 5 साल में सब भूल जाती है। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके नेतृत्व में पिछले 10 साल में देश विकसित भारत की ओर अग्रसर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी और आरोपियों को जेल पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस के अधिकांश नेता आज जमानत पर राजनीति कर रहे हैं, फिर चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, पी चिदंबरम हो या फिर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, आरजेडी के लालू प्रसाद यादव, सब जमानत पर आकर झूठी राजनीति कर रहे हैं। डूंगरपुर के सांसद भी अपना और अपने परिवार का विकास करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने चुनावी जनसभा के बाद 84 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ उपचुनाव को लेकर चर्चा की है। राजस्थान में उपचुनाव की घोषणा होने के बाद से ही लगातार सियासी हलचल तेज होती जा रही है। पार्टी के तमाम दिग्गज नेता प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ 84 विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी कारीलाल ननोमा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से वोट की अपील की, तो वहीं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। इस बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया गया। तो वहीं जनसभा के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पर निशाना साधना भी नहीं भूले। चौरासी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्टी पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उपचुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर दिशा निर्देश दिए। 84 में युवा मोर्चा सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी कारीलाल ननोमा ने युवा साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी युवा साथियों को 84 के संबद्ध विकास के लिए बीजेपी के 100% मतदान करवाने के लिए घर घर जाकर भजनलाल सरकार की योजनाओं को बताना चाहिए। इस दौरान युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित गुर्जर, कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, पूर्व सांसद कनकमल कटारा और युवा मोर्चा पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे।
झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव को लेकर अग्रसेन सर्किल पर आयोजित अनुसूचित जाति जनजाति समाज की सभा में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी राजेंद्र भांबू के समर्थन में वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही एससी समाज की सार संभाल लेती है। इसी पार्टी में समाज को सम्मान मिलता है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन वाली सरकार के कारण देश और राज्य निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। एससी एसटी समाज का पूरा मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ की स्थापना भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती, सभी समाजों को साथ लेकर चलती है। झुंझुनू विधानसभा में उपचुनाव को लेकर अग्रसेन सर्कल पर अनुसूचित जाति जनजाति समाज की सभा में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी राजेंद्र भांबू के समर्थन में वोट देने की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही एससी समाज की सार संभाल लेती है। इस पार्टी में ही समाज को सम्मान मिलता है। तो वहीं केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन वाली सरकार के कारण देश और राज्य निरंतर प्रगति कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ की स्थापना भारतीय जनता पार्टी की देन है और ऐसे तमाम कार्यों को गिनाते हुए नजर आए। जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में बुधवार को जेडीए के मंथन सभागार में पीडब्ल्यूसी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में 50 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए, जिससे जयपुर शहर के विकास को गति मिलेगी। जोन 5 में सहकार मार्ग से शिप्रा पथ वाया करतारपुरा, महेश नगर, गोपालपुरा और शांति नगर मुख्य सड़क तक RRVPNL द्वारा किए गए नवीनीकरण कार्य के लिए कार्योत्तर 6.05 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई। तो वहीं जोन 10 में खो नागोरियन तिराहा से दंताली आरोबी तक गोनेर रोड के नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए 2.87 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई। जोन 9 में एयरपोर्ट रोड से हल्दी घाटी मार्ग को जोड़ने वाली 160 फीट चौड़ी सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण कार्य के लिए संशोधित 5.02 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई है। जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में मंथन सभागार में पीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। बैठक के दौरान तमाम विकास कार्यों के लिए स्वीकृति दी गई है। बैठक में 50 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिससे जयपुर शहर के विकास को गति मिलेगी। जयपुर डिस्कॉम के कोटपुतली और भिवाड़ी सर्किल में पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के तहत 10.09 मेगावाट क्षमता के 3 नए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर दिए गए हैं। तीनों सोलर प्लांट्स को समीपवर्ती 3311 सब स्टेशन से जोड़ दिया गया है। इन सोलर संयंत्रों के स्थापित होने से इन सब स्टेशनों से जुड़े 918 कृषि उपभोक्ताओं को कृषि कार्य के लिए अब दिन में बिजली उपलब्ध होने लगी है। डिस्कॉम चेयरमैन और जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने बताया कि भिवाड़ी सर्किल के पहलगांव में सोलर पावर जनरेटर मैसर 1691 प्रोजेक्ट 1 प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 4.15 मेगावाट क्षमता के हसपुर कला में मैसर्स कॉटवेल अलवर 1 प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2.85 मेगावाट क्षमता और कोटपुतली के हसनपुरा गांव में मैसर्स गुलाब सोलर पावर प्लांट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 3.09 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर दिए गए हैं। डोगरा ने बताया कि प्रदेश में कुसुम सी के तहत फीडर लेवल सोलराइजेशन के काम को गति दी जा रही है। इन 3 प्लांट्स को मिलाकर जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम क्षेत्र में अब तक कुल 39.46 मेगावाट क्षमता के 16 सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से ग्रिड से जुड़े 4426 कृषि उपभोक्ताओं को खेती के लिए दिन में बिजली सुलभ होने लगी है।
राजस्थान लेखा सेवा 2024 बैच के प्रशिक्षुओं अधिकारियों के दल ने जयपुर मेट्रो डिपो व मेट्रो स्टेशनों का भ्रमण किया। प्रशिक्षु अधिकारियों के दल को प्रशासनिक भवन स्थित बैठक कक्ष में जयपुर मेट्रो के वित्तीय प्रबंधन, परियोजना और परिचालन की संपूर्ण जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी गई। इस दौरान जयपुर मेट्रो के निदेशक वित्त हरीश लड्ढा उपस्थित रहे। प्रशिक्षुओं ने वित्तीय प्रबंधन एवं विभिन्न मुद्दों पर निदेशक वित्त से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। दल ने मेट्रो के मानसरोवर डिपो स्थित परिचालन नियंत्रण कक्ष, डिपो नियंत्रण कक्ष और पुलिस नियंत्रण कक्ष की तकनीकी कार्यप्रणाली के साथ साथ मेट्रो के सिग्नल, टाइम टेबल और छोटी चौपड़ स्थित आर्ट गैलरी में पुरातत्व महत्व की वस्तुओं को सहेजने और संरक्षित करने आदि की जानकारी प्राप्त की। भारत की प्रतिष्ठित सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंसुलेशन एनर्जी लिमिटेड यानी आईएनए ने 30 सितंबर 2024 को समाप्त छमाही के वित्तीय परिणाम प्रस्तुत किए हैं। उक्त अवधि में कंपनी ने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अनुसार बीते वित्त वर्ष की समान अवधि में अर्जित 280.06 करोड़ रुपए के मुकाबले 612.69 करोड़ रुपए का टर्नओवर अर्जित किया है, जो पिछले साल के 118.77% अधिक है। तो वहीं उक्त अवधि में कंपनी ने 15.03 करोड़ रुपए के मुकाबले 61.27 करोड़ रुपए का पश्चात अर्जित किया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 307.65% से अधिक है। वहीं समान अवधि में कंपनी ने 29.75 करोड़ के मुकाबले 81 करोड़ एबिटा अर्जित किया है, जो कि पिछले साल से 172.27% अधिक है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 7.22 के मुकाबले इस साल 29.41 रहा, जो कि पिछले साल से 307.34% अधिक है। कंपनी के चेयरमैन मनीष गुप्ता एवं मैनेजिंग डायरेक्टर विकास जैन ने बताया कि इंसुलेशन एनर्जी लिमिटेड 2017 से देश के ग्रीन एनर्जी के टारगेट को प्राप्त करने के लिए अपनी भागीदारी करते हुए राजस्थान की सबसे बड़ी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना की और आज आईएनए सोलर राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए देश की मेक इन इंडिया पॉलिसी के साथ एनर्जी इंडिपेंडेंस में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। जयपुर में भी छठ महापर्व को लेकर हर साल की तरह इस साल भी विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्वी भारत में विशेषकर मनाए जाने वाले त्योहार के रूप में छठ पूजा की मान्यता दिवाली से बढ़कर मानी जाती है। भारत के हर कोने में बिहार से आए हुए लोग रहते हैं और अपनी संस्कृति को बनाए हुए आयोजनकर्ता राजन यादव ने बताया कि छठ पूजा के पर्व पर दशकों से यहाँ छठी मैया की पूजा की जाती है। पहले लोग इतने जागरूक नहीं थे, पर समय के साथ साथ लोगों का जुड़ाव होता गया और आज हजारों की तादाद में प्रवासी बिहारी एकत्रित होकर छठ पूजा मनाते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस नेता अंशु मैंदवास पहुंचकर सभी लोगों को बधाई दी और छठी मैया की पूजा कर सभी लोगों के घर में अमन शांति की प्रार्थना की। गुरुवार को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर स्वस्थ नारी चेतना अभियान की शुरुआत हुई। इस मौके पर आमजन और महिलाओं के कैंसर की स्क्रीनिंग हुई और उन्हें कैंसर से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। तो वहीं मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह फौजदार ने बताया कि जिले में गुरुवार को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर अस्पतालों में कैंसर स्क्रीनिंग कैंपों का आयोजन किया गया। इससे आमजन की कैंसर की स्क्रीनिंग की गई है। साथ ही स्वस्थ नारी चेतना अभियान के अंतर्गत महिलाओं के ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की गई और कैंसर के कारण, रोकथाम, उपचार और जटिलताओं के बारे में जागरूक किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रारंभिक अवस्था में कैंसर मरीज की पहचान कर उपयुक्त उपचार करने से कैंसर से होने वाली मृत्यु को कम किया जा सकता है। जिले में स्वस्थ नारी चेतना अभियान का आयोजन आगामी 10 जनवरी 2025 तक किया जाएगा।
जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेताओं को जनता से संबंधित कार्यों में रोक लगाने के बजाय बेहतर करने के सुझाव देने चाहिए, लेकिन कांग्रेस नकारात्मक सोच के साथ कार्य कर रही है। आज एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो देश के 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं और उनके लिए योजनाएं शुरू कर रहे हैं। पीएम मोदी के भाषणों में सदैव परिवार भाव और वसुदैव कुटुंबकम का ही भाव सुनने को मिलेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव एकजुट और संगठित रहने का आह्वान करते हैं। अगर देशवासी एक रहेंगे, संगठित रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो देश का विकास तो होगा ही, इसमें कुछ गलत नहीं है। हमें एकजुटता के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो वहीं मदन राठौड़ ने कहा कि चुनाव या उपचुनाव ही नहीं, प्रदेश भर से कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। नागौर खीवंसर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी कनिका बेनीवाल बुधवार को दर्जनों गांवों का दौरा किया और आकला, महेशपुरा, नारवा आदि गांवों में जनसंपर्क किया। कनिका बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने यहां विधायक कोष के पैसे रुकवा दिए। द्वेषता के कारण लोगों को तंग करवाया जा रहा है, लेकिन जनता मत की चोट से इसका जवाब देगी। तो वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल ने खुडाला सरपंच की निलंबन की कार्रवाई को लोकतंत्र का अपमान बताया। वहीं पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गरीब, किसान और मजदूर की बात करने वाली पार्टी है, इसलिए विधानसभा में कनिका बेनीवाल जैसी शिक्षित और योग्य उम्मीदवार का जाना जरूरी है। तो वहीं कनिका बेनीवाल ने कहा कि वो गरीब को गणेश मानकर जनता की सेवा करेंगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के निदेशक बचनेश कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में विभिन्न योजना प्रभारियों और जिलाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा ली। बैठक में निदेशक ने अधिकारियों की कार्य प्रणाली को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सही जरूरतमंद व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को छात्रवृत्ति योजना के तहत लंबित आवेदनों और छात्रवृत्ति संबंधित आपत्तियों का निस्तारण प्रभावी तरीके से करने के निर्देश दिए। उन्होंने 75% से कम छात्रवृत्ति के लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने वाले जिलाधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति पोर्टल पर अधिक से अधिक शैक्षणिक संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके अतिरिक्त बचनेश कुमार अग्रवाल ने नशा मुक्त भारत अभियान, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकरण, संपर्क पोर्टल, ई फाइलिंग के निस्तारण सहित अन्य विभागीय योजनाओं की भी समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कैंसर की प्रारंभिक पहचान के लिए एक नई तकनीक जिसे लिक्विड बायोप्सी कहा जाता है, कैंसर की जांच के क्षेत्र में क्रांति ला रही है। इस तकनीक की सहायता से रोगियों के रक्त के नमूने से ही कैंसर के संकेत प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे पारंपरिक बायोप्सी की आवश्यकता कम हो जाती है। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मेडिकल ऑन्कोलॉजी के निदेशक डॉक्टर अजय बापना ने बताया कि लिक्विड बायोप्सी एक ऐसी विधि है जो शरीर के विभिन्न अंगों में मौजूद कैंसर कोशिकाओं के डीएनए के छोटे टुकड़ों को पता लगाती है। पारंपरिक बायोप्सी में प्रभावित ऊतकों का नमूना लिया जाता है, जो अक्सर दर्दनाक और जटिल होता है। तो वहीं लिक्विड बायोप्सी रक्त के नमूने से ही कैंसर का पता लगाने में काफी सक्षम होती है, जो इसे न केवल आसान बनाती है बल्कि कम जोखिम भरा भी बनाती है। लिक्विड बायोप्सी कैंसर की जांच के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो आने वाले समय में कैंसर की शुरुआती पहचान और बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कैंसर के डायग्नोसिस का गोल्ड स्टैंडर्ड बायोप्सी है। बायोप्सी में हम ऊतकों की जांच करते हैं या फिर कोई जो गांठ होती है उसकी जांच करते हैं। वो या तो हम ट्रू कट बायोप्सी करते हैं जो एक निडल द्वारा की जाती है, या उस गांठ को पूरा निकालने की भी कोशिश करते हैं जिससे डायग्नोसिस हो जाए, क्योंकि जो हिस्टोपैथोलॉजी या बायोप्सी का डायग्नोसिस है उसी से कैंसर का कंफर्मेशन होता है। ये जनरली एक बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है
जिसमें मरीज काफी आनाकानी भी करते हैं और उन्हें हमेशा ये डर रहता है कि गांठ को छेड़ने से कहीं उन्हें कोई नुकसान ना हो जाए। इसके पर्याय के रूप में हम लिक्विड बायोप्सी का आविष्कार लेके आए हैं, जिसमें ब्लड से ही हम डायग्नोसिस कर लेते हैं कैंसर का, और ये टिश्यू डायग्नोसिस जो हम बायोप्सी से करते हैं उससे भी ज्यादा कारगर है। चूंकि ये रक्त से करते हैं इसलिए इसको लिक्विड बायोप्सी बोलते हैं। इसमें हम शरीर में जो डीएनए में खराबी आई है ट्यूमर की वजह से, और ट्यूमर में जो खराबी आई है, वो हम बहुत उच्च कोटि का डायग्नोसिस दे सकते हैं और इससे डायग्नोसिस पूर्ण रूप से परफेक्टली हो जाता है। निदान के लिए तो एक लिक्विड बायोप्सी है ही एक बहुत कारगर, पर कैंसर के इलाज के बाद उसकी मॉनिटरिंग कि हम कैंसर के किस स्टेज में हैं, कैंसर कंट्रोल है या नहीं है, उसके लिए भी लिक्विड बायोप्सी का रोल बहुत महत्वपूर्ण रूप में उभर कर आ रहा है। तो निश्चित रूप से भविष्य में लिक्विड बायोप्सी एक बहुत स्टैंडर्ड टेस्ट साबित होगी और कैंसर के मरीजों के लिए वरदान साबित होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।